नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्व कर्मियों से अपील। जनहित में मुख्यमंत्री गहलोत ने हड़ताली कर्मचारियों से अपील की है और कहा कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में सहयोग किया जाए। ऐसे वक्त में अपनी मांग दरकिनार कर सरकार के साथ आना चाहिए। अभियान के दौरान बहिष्कार की बात करना भला एक ऐसी समझदारी है? पब्लिक सर्वेंट हो, जनता की सेवा करने के लिए हो, ऐसे वक्त में सिर्फ अपने हितों की बात करते हो। कई फैसले तुरंत नहीं होते, परीक्षण कराने पड़ते हैं। सरकार का दबाव देकर यदि ब्लैकमेल करोगे तो ऐसी सोच और कदम जनहित में नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़े शब्दों में समझाने की कोशिश की कि जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। आपको हड़ताल बंद करनी चाहिए, मांगों को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए और उससे भी जरूरी जनहित में आपको तुरंत इस हड़ताल को बंद करके प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में जितना हो सके सहयोग करना चाहिए। ऐसे वक्त में अपनी जो मांगे हैं उनको दरकिनार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता मांगों से ज्यादा जनता की सेवा करना है। अभियान के दौरान बहिष्कार अगर आप कर रहे हैं तो भलाई किस तरीके की समझदारी है, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, जनता के सर्वेंट हैं। जनता के टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह आती है। जनता की सेवा करने के लिए ही नौकरी पर है और जब जनता की सेवा करने का सबसे ज्यादा वक्त आया उस वक्त हड़ताल पर है। ऐसे वक्त में सिर्फ अपने हितों की बात करते हो। कई फैसले तुरंत नहीं होते, परीक्षण कराने पड़ते हैं। सरकार पर दबाव देकर यदि ब्लैकमेल करोगे तो ऐसी सोच और कदम जनहित में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उपचुनाव को लेकर दौरा तय हो चुका है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को वल्लभनगर धरियावद जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी कि 8 अक्टूबर को दोनों विधानसभाओं का न सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि जाहिर है वहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। दोनों जगह प्रत्याशियों के नामांकन के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। इसका मतलब ये कि 7 तारीख की रात तक प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा कि वल्लभनगर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है और धरियावद से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री गहलोत वल्लभनगर में नामांकन के अंदर शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे धरियावद नामांकन कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। दोनों जगह सिर्फ एक एक सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि पहले यह जानकारी थी कि दोनों जगह पर 3-3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हो सकता है कि आगे और कार्यक्रम बने, लेकिन जो वर्तमान जानकारी और जो कार्यक्रम तय हुआ है वो दरअसल 8 अक्टूबर का हुआ है और 8 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वल्लभनगर भी जाएंगे और धरियावद भी जाएंगे। दोनों सीटें कोरोना की वजह से, बीमार पड़ने से, विधायकों की मृत्यु के बाद खाली। जहां धरियावद के अंदर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और बीजेपी की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है, वहीं वल्लभनगर सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। दोनों ही पार्टियां कोशिश करेगी कि इस बार दोनों ही सीटों को अपने पाले में डाल लिया जाए और उसके लिए मुमकिन है कि दोनों ही पार्टियां संवेदनाओं पर सवार हो। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का जिक्र हम कर रहे हैं। दोनों जगह पर प्रत्याशियों के नामांकन के समय मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद रहेंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वल्लभनगर जाएंगे। सुबह 11 बजे उनका कार्यक्रम है। नामांकन में शामिल होंगे, यानी जिस भी प्रत्याशी को इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के हाथ के सिंबल के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा उसका पर्चा दाखिल करने, नामांकन करने के दौरान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे धरियावद आएंगे, यहां नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों ही जगहों पर सिर्फ एक एक सभा को संबोधित करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी तक का कार्यक्रम है। और अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी घटना पर मुख्यमंत्री गहलोत का यूपी सरकार पर निशाना। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी तक नहीं पहुंचने दिया गया।
प्रियंका गांधी को उससे पहले हिरासत में लिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी जो लखनऊ आ रहे थे, प्लेन के जरिए आ रहे थे, उनके प्लेन को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने ही नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह वो लखीमपुर खीरी के लिए जा रहे थे, उनको भी बीच में ही रोक लिया गया। इसके अलावा भी अलग अलग पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे थे, सभी को रोक लिया गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वो प्रमुख विपक्षी नेता हैं। लखीमपुरी खीरी में कल जो किसान मारे गए, उनके परिवारों से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी। विपक्षी नेताओं को गैर कानूनी तरीके से रोका जाना लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ है। किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले किसानों पर बीजेपी नेताओं के काफिले की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया। फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी उन परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जा रही थी जिन्होंने अपने परिजनों को कल की हिंसा में खो दिया। इस कर्तव्य निर्वहन के लिए उनको रोकना पूर्णतः अनुचित है। बीजेपी सरकार का अमानवीय चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी घटना पर मुख्यमंत्री गहलोत का यूपी सरकार पर निशाना। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वो प्रमुख विपक्षी नेता हैं और लखीमपुर खीरी में कल जो किसान मारे गए, उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। विपक्षी नेताओं को गैरकानूनी तरीके से रोका जाना लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ है। किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले किसानों पर बीजेपी नेताओं के काफिले की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया। फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रियंका जी उन परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जा रही थी जिन्होंने अपने परिजनों को कल की हिंसा में खो दिया है। इस कर्तव्य निर्वहन के लिए उनको रोकना पूर्णतः अनुचित है। बीजेपी सरकार का अमानवीय चेहरा पूरी तरह से सामने आ चुका है। किसानों की मांगों को अनसुना करना, किसान आंदोलन को तोड़ना, उन पर अत्याचार करना और फिर किसी विपक्षी दल को उनके साथ खड़े ना होने देना, यह सत्ताधारी दल का लोकतंत्र विरोधी स्वरूप है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यूपी की बीजेपी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सीएम बघेल को आने से रोका जा रहा है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री को राज्य में आने से रोका जा रहा है, जो कि निंदनीय है। क्या यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है? इस तरह नागरिक अधिकारों का हनन संविधान की भावना के भी विपरीत है। वहीं रीट परीक्षा का विवाद अब पहुंचा हाईकोर्ट। परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। मधु कुमारी नागर और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी। कुल 5 अभ्यर्थियों की तरफ से पेश की गई है हाईकोर्ट में याचिका। अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने याचिका पेश की। याचिका में बताया गया कि रीट परीक्षा की सीबीआई से जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में पेपर लीक पाया जाता है तो रीट की परीक्षा को पुनः यानी कि दोबारा कराया जाए। मामले में हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और दूसरी तरफ डीपी जारोली साहब कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। रीट को लेकर न सिर्फ पार्टियां आमने सामने हैं, बल्कि बेरोजगार संघ भी इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल रहा है। लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। मधु कुमार नागर और अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और कुल 5 अभ्यर्थियों की तरफ से यह याचिका लगाई गई। अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने याचिका पेश की। याचिका में दरअसल कहा गया है कि रीट परीक्षा की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में पेपर लीक पाया जाता है तो रीट परीक्षा दोबारा कराई जाए। मामले में हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। विधानसभा की जन लेखा समिति से जुड़ी बड़ी खबर। विभाग समय पर नहीं भेज रहे समिति द्वारा मांगी गई सूचनाएं। इसे लेकर वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को फिर से निर्देश जारी किए। सूचना नहीं भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 माह की अवधि या बढ़ाई अवधि में सूचनाएं भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अधिकारियों पर सीसीए नियम 17, 16, 17 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने फाइल पर अनुमोदन कर दिया। 5 अक्टूबर को गहलोत कैबिनेट की बैठक, शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होगी। 5:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। प्रभारी मंत्री 6, 7, 8 अक्टूबर को करेंगे जिलों का दौरा। पहले 5, 6, 7 अक्टूबर को करना था दौरा। 5 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग के चलते दौरे में बदलाव किया गया, यानी कि एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्व कर्मियों से अपील, कहा कि संवेदनशीलता दिखाते हुए काम पर लौटे। पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों से अपील की गई है। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान का हवाला दिया और कहा कि कार्य बहिष्कार को समाप्त कर काम पर लौटना चाहिए। अभियान के दौरान काम नहीं होने से ग्रामवासियों में आक्रोश हो सकता है। कार्मिकों को इस महत्वपूर्ण अभियान में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ग्रामीण जन काफी उत्साह से विभिन्न विभागों से संबंधित अपने कार्यों के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उत्तरदायित्व है कि पूरे मनोयोग से जनता के कार्य किए जाएं। राजस्व विभाग से संबंधित बहुत से कार्य इन शिविरों में होने हैं। बाकी शेष मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाना विचाराधीन। झालाना लेपर्ड सफारी का होगा विस्तार। आमागढ़ और लालबेरी वन खंड तक विस्तार संभव है। इस क्षेत्र में 15 से ज्यादा लेपर्ड्स का रहता मूवमेंट। डीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा है। झालाना उसे आमागढ़ लालबेरी तक विस्तार का प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। बढ़ती लेपर्ड संख्या के चलते आमागढ़ तक विस्तार का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि जैसे जैसे लेपर्ड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, टेरिटरी का इशू बढ़ता जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि लेपर्ड्स के बीच में ही संघर्ष देखने को मिले। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की। फीडबैक बना आधार, प्रियंका ही करेंगी यूपी चुनाव लीड। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि यूपी विधानसभा में कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका ही करेंगी। प्रदेश की सियासत में प्रियंका ही पार्टी का प्रमुख चेहरा है। फीडबैक के आधार पर ही कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, यानी कि जनता से जो मुद्दे सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। लेकिन यूपी चुनाव के दौरान यूपी में कांग्रेस की तरफ से प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी होंगी और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। राहुल अभी पंजाब जैसा ना करे प्रयोग, जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। कई नेता इसे लेकर अभी आशंकित हैं। छत्तीसगढ़ में पंजाब वाले प्रयोग से आशंकित हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को एक और जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। बघेल को वरिष्ठ प्रवेशक बनाकर भेज दिया गया है उत्तर प्रदेश। वहीं टीएस सिंहदेव ने किया स्पष्ट और कहा कि विधायक वही करेंगे जो हाईकमान की मंशा हो। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब पंजाब वाला प्रयोग चुनाव तक पेंडिंग रखे। दलित चरणजीत चन्नी वाला प्रयोग पंजाब में कांग्रेस की जीत में बदला तो अन्य जगह अवसर मिलेगा और फिर पार्टी आलाकमान के किसी भी फैसले को लेकर कोई भी छत्रप चुनौती नहीं दे पाएगा। अहमदाबाद में सिब्बल की सफाई के मायने। पंजाब घटनाक्रम पर दिल्ली में किया था बखेड़ा खड़ा। इन दिनों कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के कई चेहरे पंजाब मसले पर सिब्बल की बयानबाजी से खूब विवाद भी हुआ था। सिब्बल ने दिल्ली के बखेड़े को अहमदाबाद में समेटने की कोशिश की, समेटने का प्रयास किया। वहां कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिब्बल का मानना केंद्र सरकार की सभी चीजों को बर्दाश्त करना मौन स्वीकृति और सिब्बल की सफाई और बातों से लगा कि कांग्रेस में अभी उनकी उम्मीद बाकी है। सवाल यह है कि राजनीति में क्या उतर सकती हैं कंगना। हिमाचल प्रदेश में आजमा सकती किस्मत। मंडी सीट से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव में उतार सकती। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन से ये सीट खाली हुई है। बीजेपी का एक धड़ा कंगना को टिकट देना चाहता है।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी इसको लेकर चर्चा जारी। मंडी सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश की चुप्पी। जातिगत गणना की मांग के साथ राज्य को विशेष दर्जा देने का मुद्दा उठा। नीतीश जातीय गिनती की कर रही मांग पर विशेष दर्जे की मांग पर मौन है। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उन्होंने ही उठाई थी। केंद्र पर प्रेशर बनाने के लिए नीतीश ने कई कैंपेन का नेतृत्व भी किया था, लेकिन अब नीतीश के बजाय तेजस्वी यादव ये मांग उठा रहे हैं। जातिगत गणना की मांग पर तो तेजस्वी को नीतीश का समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग में नीतीश ने दूरी बना ली। वहीं बीजेपी नीतीश की चुप्पी को राजनीतिक मानकर अभी से तैयारी कर रही है और आगे ये जदयू और राजद दोनों पार्टियों का साझा मुद्दा बन सकता है। क्या उमा भारती एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगी? ये सवाल। क्यों उमा फिर से जाना चाहती हैं संसद, जबकि 2019 में चुनाव लड़ने से इनकार कर सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब उमा फिर से देख रही राजनीतिक संभावनाएं, क्योंकि सियासत में उनकी कई महत्वाकांक्षाएं अभी भी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल अधूरा ही रहा। किसी न किसी वजह से उमा अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाई और पिछले कुछ दिनों से उमा ने अपनी सक्रियता अचानक बढ़ा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।